के तमाम बच्चे जो राजनीति शास्त्र विषय से ऑनर्स के रूप में रखे हुए हैं, एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। इस चैनल में आपको आज के जो अध्याय हैं या 5वें अध्याय के बारे में वर्णन किया गया है और 5वां अध्याय जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कतिपय आंशिक सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कतिपय आंशिक जो सिद्धांत है, इस सिद्धांतों के तहत आप देखेंगे कि यहाँ जैसे संतुलन का सिद्धांत समझेंगे, फिर आप खेल का सिद्धांत समझेंगे, पुनः आप नेड़े परख सिद्धांत के बारे में समझेंगे, इसके बाद आप सौदेबाजी के सिद्धांत के बारे में समझेंगे और इसके बाद आप संचार सिद्धांत के बारे में समझेंगे। इन 5 सिद्धांतों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वर्णन किया गया है, जिसे आपके वर्ग व्यवस्था के लिए ही ध्यान में नहीं रखा गया है, बल्कि आपके लिए यदि आप यूजीसी नेट JRF की तैयारी भी कर रहे हैं तो वैसे विषय वस्तु को भी यहाँ ध्यान में रखते हुए हर एक बिंदुओं पे आपको विशेष गहनता से अध्ययन मिलेगा। तो आप इसे एकाग्रचित होकर निश्चिंत अवस्था में इसे सुनने का प्रयास करें, आपको बेहद इस ऑनलाइन क्लास से लाभ हो सकता है। तो जैसे हम इसमें जिक्र करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, इसकी मुख्य समस्या की अगर हम बात करें, मुख्य समस्या के बारे में समझें, तो इस सिद्धांत का निर्माण की समस्या हम समझ सकते हैं। क्योंकि इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं कि यह विषय अभी भी अपने शैशवावस्था की उम्र को ही पार किया हुआ है, शैशवावस्था की उम्र में ही अभी विराजमान है, अर्थात इसको पार करने की अवस्था में बना हुआ है। इस संदर्भ में अलग अलग यहाँ विद्वानों के माध्यम से जो विद्वानों की जिक्र आप देखेंगे, जैसे मॉर्गेनथाउ महोदय का नाम आप जानते हैं, फिर आप यहाँ रेमंड का नाम समझेंगे, या फिर आप देखेंगे कि एरन JW कॉटन वाटन का नाम आप समझेंगे, आदि ऐसे अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान हैं, इन लोगों के माध्यम से काफी कुछ प्रयत्न करने का प्रयास किया गया है। फिर भी यहाँ स्थिति ऐसा बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, इसके सामान्य सिद्धांतों के बारे में अगर हम समझते हैं तो इसका विकास आज तक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतकारों ने मोटे रूप से यहाँ समकालीन जो सामयिक स्थिति है, इस सामयिक इतिहास का विश्लेषण अध्ययन सैद्धांतिक दृष्टि से करने का हर संभव प्रयास किया हुआ है। वर्तमान में अगर हम सैद्धांतिक पक्ष और जो अनुभवजन्य पदार्थ है, यानी अनुभवजन्य यथार्थ के बारे में अगर हम समझेंगे, तो इसमें घटनाओं के विवेचन में बहुत ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया जाना शुरू किया गया है। पुनः रिचर्ड डी स्नाइडर के माध्यम से आप देखेंगे कि इनके शब्दों में कि शुद्ध यथार्थ का मतलब है शुद्ध यथार्थ के तत्वों के अंकन की प्रवृत्ति जो है, इस प्रवृत्ति में विषय का अधिकाधिक स्पष्टीकरण तथा सैद्धांतिक आधारों के निर्माण की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पुनः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में अगर हम यहाँ, जैसे मैंने 5 बिंदुओं पर विचार किया हुआ है, 5 बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाला है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय के सैद्धांतिक निर्माण की खोज में जिन आंशिक सिद्धांतों का प्रचलन किया गया है, वे 5 सिद्धांत यही है कि संतुलित सिद्धांत है, खेल सिद्धांत है, नेड़े परख सिद्धांत है, सौदेबाजी का सिद्धांत है, या फिर आप संचार सिद्धांत की बात समझेंगे। तो हम एक एक सिद्धांत के बारे में अलग अलग ढंग से आपको स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला यदि आप देख रहे हैं तो सबसे पहला में यदि आपको मिलेगा यहाँ कि संतुलन का सिद्धांत। तो इस संतुलन के सिद्धांत में यदि आप देखेंगे तो इसमें निश्चित रूप से आप समझेंगे कि संतुलन जो है यह आपका समप्रत्यय का कई सैद्धांतिक अनुशासनों में इसका प्रयोग किया जाता है। और खास तौर से अगर हम कहें तो यहाँ अर्थशास्त्र में इसकी भी विवेचना की गई है, और यहाँ मांग और पूर्ति का जो यहाँ संतुलन होता है, इस अवस्था में कायम देखा जाता है कि मांग और पूर्ति का जो इकाई होता है, मांग और पूर्ति का जो संतुलन होता है, यह यहाँ पे अपरिहार्य रूप से देखने के लिए नजर आता है। जैसे टैलकट जो है, टैलकट पर्सन्स ने संतुलन को अनुनाश्रित समाज व्यवस्था में सामाजिक रूप से इसे इस प्रकार से नियंत्रण की कई प्रकार की युक्तियों के द्वारा कायम की गई परिवर्तन की अवस्था का व्यवस्थित प्रक्रम के रूप में इसे बताने का काम करते हैं। फिर यही क्विंसी महोदय कहते हैं, उनके विचारों के अनुसार अगर हम देखते हैं
कि संतुलन किसी एक सत्ता या अगर हम कहें कि सत्ताओं की जो एक सत्ता हो या सत्ताओं के समूह पर या उसके भीतर कार्य कर रहे बलों का आपसी संबंध के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे समष्टि जो है, पूर्ण समष्टि की बात करें, इसमें कुछ मात्रा के एक प्रकार का अस्थायित्व भी दिखाई देता है। इसके बाद संतुलन को ऐसे अगर हम समझे तो मोटे तौर पर अगर देखें तो इसे दो प्रकार से ही माना जा सकता है। एक संतुलन जो होता है अस्थायी संतुलन होता है। दूसरे संतुलन की यदि आप बात करें तो यहां गतिशील संतुलन की बात कर सकते हैं कि एक अस्थायी होता है, दूसरा गतिशील संतुलन होता है। तो अस्थायी संतुलन के बारे में और गतिशील संतुलन के बारे में जो अस्थायित्व होता है, इस अस्थायित्व वाली जो संतुलन होती है, इसमें व्यवस्था के संचालित और जो व्यवस्था होता है इसके स्वनियंत्रित संतुलन भी स्थापित किया जाता है। पुनः इस प्रकार का जो संतुलन होता है, इस संतुलन में किसी भी समाज व्यवस्था में यह देखने के लिए नहीं मिलता है या किसी समाज में नहीं पाया जाता है, क्योंकि समाज और राज्य जो होता है यह मनुष्य से ही बना होता है। समाज की बात करें, राज्य की बात करें, जिसमें मनुष्य से ही समाज का भी निर्माण होता है, चाहे मनुष्य से ही राज्य का भी निर्माण होता है। ये भली भांति आप समझ रहे हैं। और मनुष्य जो होता है स्थिर न होकर गतिशील भी होता है। गतिशील संतुलन एक वास्तविकता से परे है, वास्तविकता के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि प्रभावक तत्वों के माध्यम से, जो प्रभावक तत्व हैं, ऐसे तत्वों के माध्यम से या जो ऐसे परिवर्तन के बावजूद भी किसी न किसी रूप में अगर हम समझें किसी प्रकार के समाज और राज्य में अगर हम तुलना करते हैं तो यह उपस्थित अवस्था में देखने के लिए आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। पुनः संतुलन जो होता है यहाँ संप्रत्यय के माध्यम से या संप्रत्यय की रूप में दो अर्थों में ही प्रयोग किया जाता है। पहले अगर हम कहें तो वैधानिक संतुलन हो जाता है, यानी कि वैधानिक संतुलन। इसके बाद और दूसरे में कहा जाए तो सामान्य संतुलन के रूप में हम समझ सकते हैं कि वैधानिक संतुलन है और दूसरा सामान्य संतुलन है। तो इस तरह से वैधानिक संतुलन से अभिप्राय यह बन जाता है कि यदि हम कहें कि समाज और राज्य के जो राज्य में शांति और व्यवस्था बना हुआ है या बनी रहनी चाहिए, और राज्य के आपसी जो संबंध होते हैं तो आपसी संबंधों में भी किसी प्रकार की अव्यवस्था अथवा अशांति की अवस्था जो है यह नहीं होने की स्थिति में होना चाहिए। सामान्य संतुलन से अभिप्राय बनता है आपका कि राजनीतिक व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था में उसके जो भी अगर कहा जाए कि अंग होते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था में उसके जो भी अंग है अतः अंतः क्रिया की दृष्टि में ये एक तरह से कहा जाए कि अनुनाश्रित भी होते हैं। और इन अंगों की ओर अगर ध्यान दिया जाता है कि इन अंगों की जो राजनीतिक व्यवस्था होता है, इस राजनीतिक व्यवस्था में उसके सभी अंग अंतः क्रिया की दृष्टि से एक तरह से अनुनाश्रित ही होते हैं। और क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है इसमें एक प्रक्रम में परस्पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि अपनाने वाले विद्वानों के माध्यम से, जैसे जॉर्ज लिस्का के माध्यम से भी कहा गया है, मार्टन कैपलन के माध्यम से भी कहा गया है यह बात। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन सिद्धांत अपनाने वाले यहाँ जैसे मैंने अभी जो जिक्र किया है कि जॉर्ज लिस्का का नाम देखेंगे, मार्टन कैपलन का नाम देखेंगे, ये बहुत ही उल्लेखनीय है। और जॉर्ज लिस्का ने अपनी पुस्तक जो है इंटरनेशनल जो इक्विलिब्रियम के रूप में एक पुस्तक रचित किया हुआ है, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था, 1957 में। तो इसमें संतुलन सिद्धांत की जो सुसंगत रीति है इसी की व्याख्या इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। पुनः इसमें अगर देखा जाए कि लिस्का के शब्दों में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने इस पुस्तक में वर्णन किया है कि मैंने संतुलन शब्द का प्रयोग खासकर जो है एक सैद्धांतिक मानक के रूप में ही किया है। यानी लिस्का महोदय का यह शब्द है कि संतुलन का जो प्रयोग लिस्का महोदय ने किया है, यह संतुलन का प्रयोग किया है कि एक सैद्धांतिक मानक के रूप में ही इनका प्रयोग संतुलन का किया गया है। और इस तरह से राजनीतिक अगर हम देखते हैं संस्थाओं में अस्थायी संतुलन जो है, अस्थायी असंतुलन की अगर हम बात करते हैं तो बदलती हुई अवस्थाओं और उसे असली अगर मानक रूप में हम करें तो असली प्रवृत्ति के वाचक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। लिस्का महोदय ने खास तौर से यह भी बात जिक्र किया है क्योंकि प्रगतिशील अस्थायी संतुलन जो है और अस्थायी संतुलन है के विचारों पर उन्होंने व्यापक प्रकार से बल दिया है। लिस्का महोदय की अवधारणा के हिसाब से अगर समझें तो संस्थानात्मक स्थिति में जो संतुलन है इसकी अवधारणा को ही यह कहा जाता है, क्योंकि जिसे खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संरचना, सदस्यों की प्रतिबद्धता, फिर आप देखेंगे कि इसकी प्रक्रियात्मक और भौगोलिक जो परिसीमा है इसी से यह संबंधित अवस्थाएं माना जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है इसके शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए
लिस्का महोदय ने अपने प्रयोग को विश्लेषण के एक मानक रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। उनकी यह मान्यता भी होती है कि संतुलन एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, यानी संतुलन के रूप में कि राज्य जो है संतुलन की एक ऐसा व्यवस्था चाहता है जो शक्ति का संरक्षक भी हो, और खासकर चूंकि यहाँ शांति जो है, शांति संतुलन की परिणति भी है, अतः संतुलन की खोज एक आवश्यक मूल है। और संतुलन जो है, यहाँ संतुलन की खोज में कतिपय व्यक्ति जो है, सामाजिक समूह जो है, फिर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था है और संस्कृतियां हैं, अनवरत रूप से यह कटिबद्ध होते ही रहते हैं। व्यक्तियों और समूह के जो मानसिक संतुलन है, इस पर सुरक्षा के नजर से अगर देखें और सुरक्षा की भावना से देखें तो ये हमेशा कटिबद्ध ही रहते हैं, और इसका प्रभाव यहाँ देखने के लिए मिलता है। अर्थव्यवस्था के भीतर अगर हम जिक्र करते हैं कि अर्थव्यवस्था, जैसे आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के भीतर संतुलन आर्थिक वस्तुओं, जैसे आर्थिक वस्तुओं में के विनियोग से स्थापित होता है, और संस्कृतियों का संतुलन भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसके नैतिक और भौतिक घटक जो होते हैं या अस्थायित्व और परिवर्तन की मांगे पूरी कर लें, और कहां तक यह पूरी करने में समर्थ भी है। इस प्रकार लिस्का महोदय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, इसके माध्यम से एक ऐसा, यहाँ पे कहा जाए कि एक ऐसा बहुल संतुलन कायम करना चाहते हैं जिस माध्यम से, जिसमें राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और यहाँ सांस्कृतिक पक्षों के गतिशील समाविष्ट भी हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अगर हम संतुलन की बात फिर करते हैं कि ऐसे संतुलन सिद्धांत लागू करने के साथ साथ यहाँ लिस्का महोदय ने 3 बातों पर ज्यादा प्रभाव डाला है, ज्यादा अपना जोर डाला है, जिसमें अगर हम प्रथम बात पर कहें तो प्रथम इनका जोर है कि अलग अलग राज्य जो हैं इसके समूह संगठित के एक हिस्से के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और यह सामूहिक रूप से संगठन किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से यहाँ निर्देशन के लिए भी कार्यरत होता है। अगर हम दूसरे बातों पर अगर हम जोर डालें तो यहाँ लिस्का महोदय के माध्यम से कहा जाता है कि राज्यों की जो नीतियों की परीक्षा है अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण की आवश्यकता में के प्रसंग में अगर देखा जाए तो इसी में करना चाहिए। फिर तीसरे बातों पर इनके द्वारा जोर दिया गया है कि संतुलन सिद्धांत को अगर हम यहाँ उस सामाजिक या भौतिक पर्यावरण की परीक्षा एक तरह से होनी चाहिए, और जिसमें राज्य एक तरफा कार्यवाही द्वारा उसकी जो स्थिति होता है राज्य की, ऐसे एक तरफा कार्यवाही के द्वारा ऐसे स्थिति कायम रखने के लिए या सुधारने का एक मौका भी उसे मिलना चाहिए। फिर यहाँ हम संतुलन सिद्धांत के मूल्यांकन की बात करेंगे कि इसका अगर हम मूल्यांकन करना चाहते हैं कि संतुलन सिद्धांत का मूल्यांकन किया जाए तो इसे अलग अलग छोटे छोटे खंडों में यदि प्रश्न के रूप में बांटा जाए तो ऐसे भी हो सकता है संतुलन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या संतुलन सिद्धांत के मूल्यांकन को दर्शावें तो आप छोटे छोटे इसको समझ सकते हैं। जिसमें संतुलन सिद्धांत के अगर मूल्यांकन के रूप में देखते हैं तो संतुलन सिद्धांत इस प्रकार से शक्ति संतुलन के सिद्धांत से ही मिलता है, क्योंकि इसका तर्कसंगत आधार यह भी होता है किसी राजनीतिक प्रणाली के जो समस्त स्थिति होते हैं, जो भी समस्त स्थिति में आप देखेंगे अव्यय कार्य की दृष्टि से अनुनाश्रित भी होते हैं, और कार्यों की जो पारस्परिक निर्भरता होता है इसी के फलस्वरूप संतुलन एक ऐसी संतुलन जो होता है यानी समप्रलय के रूप में होता है जिसके द्वारा हितों का समायोजन भी किया जाता है। और यह संतुलन जो होता है इसमें हम देख सकते हैं कि सिद्धांत यह भी मानकर चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इसकी प्रवृत्ति अस्थायित्व की संतुलन की ओर ही होता है। पुनः संतुलन सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना भी की जाती है, जिस आलोचना की अगर हम बात करें, जैसे ये भी प्रश्न आपका हो सकता है संतुलन सिद्धांत की आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें, तो इसकी आलोचना में हम देखेंगे कि जैसे प्रथम आलोचना में है कि यहाँ आलोचक महोदयों के द्वारा कहा गया है कि प्रथम पॉइंट के रूप में कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन की स्थिर अवस्था जो होती है यह अवस्था स्थापित नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका बाह्य अगर हम पर्यावरण देखें तो वह निरंतर हम बदलते रहता है। पुनः हम दूसरे आलोचना की बात करें तो J.S. शुम्पीटर महोदय ने भी अपने विचारों को रखते हुए कहा है कि संतुलन सिद्धांत जो है यह संतुलन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए रहता है, पर यह भी अगर देखा जाए कि यह संतुलन पर पहुंचता कभी भी नहीं है। भले उसके आसपास इधर उधर चक्कर लगाते रहेगा लेकिन संतुलन का वास्तविक जो धुरी है उस धुरी पे नहीं पहुंचेगा। फिर तीसरी बातों पे जिक्र किया जाए तो यह संतुलन जो होता है एक यथार्थवादी सिद्धांत न होकर अगर कहा जाए तो आदर्शवादी सिद्धांत के रूप में इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत जो है यह संतुलन जो है एक वांछनीय नीति मानने का भी आग्रह करता है। फिर हम चौथे आलोचना के
पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ आलोचकों के द्वारा चौथी बात है कि चूंकि मानव जो है व्यवहार अनिश्चित होता है, मानव का व्यवहार आप अक्सर देखेंगे कि यह निश्चित नहीं होता है, बिल्कुल अनिश्चित होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव अगर तत्व देखा जाए, यानी कि जिसे वाइब्रेबल्स हम कह सकते हैं, माप योग्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी समय विशेष या किसी समय विशेष पर अगर हम कहें ऐसे कि संतुलन का जो अनुभव है, तो संतुलन के अनुभव के द्वारा सत्यापन संतुलन का ही एक पर्यायवाची बन जाता है। और यह जैसे पांचवें में अगर हम समझते हैं कि संतुलन सिद्धांत मोटे रूप से शक्ति संतुलन का ही एक पर्यायवाची माना जा सकता है कि शक्ति संतुलन नहीं है, क्योंकि संतुलन जो है, यहाँ संतुलन का अर्थ ही होता है समान अनुपातों में शक्ति का वितरण होने से उत्पन्न अवस्था। इसी को हम यहाँ संतुलन कह सकते हैं। तो इसी आधार पर जो स्टैनले हाफमैन अपने विचारों को रखते हुए बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उसमें हमेशा अगर देखेंगे तो उसमें असंतुलन की स्थिति पैदा होती रहती है, पैदा होता ही रहता है, और ऐसे वह हमेशा उसमें मौजूद भी होता है। और राजनीति प्रभावों को अगर कहा जाए तो मापा नहीं जा सकता है। अंत में यह भी कहा जा सकता है कि जॉर्ज लिस्का महोदय के सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक सिद्धांत है, न कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संतुलन का सिद्धांत हो सकता है। पुनः हम यहाँ दूसरे सिद्धांतों के बारे में देखते हैं कि खेल सिद्धांत क्या है। तो खेल सिद्धांत क्या है, इसका भी मूल्यांकन यदि हम करेंगे तो यहाँ दूसरे बातों पे जब हम जिक्र करेंगे खेल सिद्धांत के बारे में, तो खेल का सिद्धांत जो है मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों के माध्यम से यह विकसित किया गया एक सिद्धांत है। क्योंकि इस दृष्टिकोण में प्रतिमान निर्माण की कला के रूप में अगर देखें तो ऐसे कला को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू करने का प्रयास हम अक्सर किया गया है। इसमें अनेक तरह की समानताओं के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर, और फिर आप देखेंगे खेल इसे मान ही लिया जाता है। और इसके अध्ययन के लिए खेल जैसा एक प्रतिरूप देखेंगे या उसका एक पैटर्न देखेंगे, यानी नमूना देखेंगे, तो ऐसे बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें गणितीय प्रतिमान की स्थिति को समझें, इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू करने के विशेष प्रयास भी दिखाई देता है। और खेल सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित करने वालों में जैसे आप देखेंगे मार्टिन जो सुबिक का नाम आप देखेंगे तो मार्टिन सुबिक महोदय हैं, फिर आपका कार्ल ड्वाइस महोदय है, तथा इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहते तथा आस्कर यहाँ मार्गेंस्टर की बात अगर देखेंगे, इन सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक शास्त्री हैं, इन लोगों का नाम यहाँ उल्लेखनीय रूप से देखने के लिए आपको मिलेगा। ऐसे अवस्था में जर्मन गणितज्ञ के रूप में आप देखेंगे जैसे लिवनिडस ने ही 1710 ईस्वी में इसकी आवश्यकता और महत्व को पहले ही समझ चुका था। और ऐसे स्थिति में किंतु उसके व्यापक जो प्रयोग थे, इसका श्रेय अगर माना जाए तो इस श्रेय के रूप में अगर हम समझते हैं तो यहाँ जॉन न्यूमैन का नाम सबसे उल्लेखनीय आप समझ सकते हैं कि जॉन न्यूमैन है। इन्होंने इसका जो व्यापक उपयोग था, इसका प्रयोग उन्होंने सबसे पहले बताया था। उन्होंने इसका प्रयोग के रूप में अर्थशास्त्र में ही प्रयोग किया है। इसके साथ साथ जो इसके बाद टॉमस लैगिन ने भी इसका विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्टन यहाँ कैपलन का बात जो मैंने पहले ही जिक्र किया हुआ था कि मार्टन कैपलर जो है, आर्थर ली बर्न्स का नाम आप देखेंगे, तथा रिचर्ड क्वांट ने खेल सिद्धांत के प्रतिमान को अपना एक तरह से प्रयोग के रूप में पेश भी किया है। पुनः इन विचारधाराओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के साथ साथ यहाँ इसके खेलों के माध्यम को भी अपनाया गया है, जिसमें खेल उपागम की बात करें, इसके विश्लेषण का एक तरीका भी इसमें समाविष्ट किया गया है। और इसमें कई विकल्पों का जो विकल्प है, ऐसे विकल्पों में श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना यहाँ दिखाया जाता है। यह सिद्धांत इस प्रश्न का भी उत्तर देता है जिसमें किन परिस्थितियों में कौन सी क्रिया हुई, यानी कौन सा निर्णय लिया गया अथवा विकल्प जो है विवेक संगत होता है। यह जो है सिद्धांत उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इतना उपयोगी है जो कि एक विशेष समस्या के माध्यम से आप समझें तो एक विशेष समस्या पर निर्णय लेना भी चाहते हैं, अथवा जो अपने विकल्पों को खासकर आप देखेंगे ऐसे कि तुलनात्मक रूप में उपयोगिता देखना भी चाहते हैं। पुनः ऐसे सिद्धांत में भी यह मान लिया जाता है
कि जिस प्रकार शतरंज का खेल आप खेलते हैं, तो शतरंज का खेल आप देखेंगे आदि खेलों में दो से ऐसे शतरंज खेल जो होते हैं, ऐसे खेल में दो या अनेक जो प्रतिद्वंदी होते हैं एक दूसरे को हराने के लिए विभिन्न प्रकार के चाल हमेशा चलते रहते हैं। और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी विभिन्न राज्य जो है वे अलग अलग प्रकार के यहाँ चालें चलकर अपने विरोधियों को परास्त करने के चक्कर में हमेशा पड़े होते हैं। और दोनों में कोई असमानताएं यहाँ जो समानताएं होती है यह उल्लेखनीय देखी जा सकती है। अगर हम समानता के रूप में देखेंगे सब अलग अलग, तो अलग अलग रूप से हम देखेंगे कि पहली अगर समानता हम देखेंगे तो यहाँ समानता जो होता है संघर्ष की एक स्थिति की कही जा सकती है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष जीतने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे शतरंज का मैंने उदाहरण दिया कि कोई भी दोनों पक्ष में हारने की सोच कोई नहीं रखता है, जीतने का ही प्रयास सब लोग करते हैं, तो दोनों ही पक्ष इसमें जीतने का प्रयास करते हैं। दूसरी समानता अगर देखी जाए तो समानता का उद्देश्य ही है कि दोनों पक्षों का एकमात्र उद्देश्य होता है संघर्ष में सफलता प्राप्त कर लेना। जिस प्रकार शतरंज के खिलाड़ी जो होते हैं अपने विरोधी को मात देने का हमें हर संभव प्रयास करते रहते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक जो राज्य होते हैं अपने प्रतिद्वंदियों के साथ अधिक शक्ति पाने के संघर्ष के माध्यम से वे हमेशा विजयी होना चाहते हैं। तीसरे रूप में अगर हम देखें तो समानता जो होता है, इसके समानता के तीसरे रूप में कि समानता साधनों की होती है। यहाँ शतरंज आदि खेलों की खिलाड़ी अपने विरोधी की चालों को अगर देखा जाए तो सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करता है, उसकी संभावित चाल जो होते हैं उससे बचने का हर संभव प्रयास करता है और उसकी काट के लिए अपनी सुविचारित जो चाल होते हैं उसको चलने का प्रयास भी करता है, जिसमें वह खेल में हमेशा विजय प्राप्त हो सके ऐसा ही सोच रखता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यही स्थिति बनी होती है, क्योंकि प्रत्येक देश अपने विरोधी जो होते हैं जो संभावित चाल होते हैं उसको पूरी तरह से समझने का हर संभव प्रयास करता है, उसके लिए अपने साधन को इकट्ठा करने का प्रयास करता है, वैसे विरोधी देशों को हर चालों में विफल करने का प्रयास करता है। अपनी ऐसे नई चालें वे अक्सर चलते रहता है जिसमें उसकी स्थिति जो होती है सुदृढ़ हो सके, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके प्रभाव में वृद्धि भी हो सके और वो शत्रु द्वारा उसे हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए जो प्रयास होते हैं उसमें सफलता भी प्राप्त कर सके। तो आप खेल सिद्धांत की यहाँ जो जिक्र कर रहे हैं, यहाँ खेल सिद्धांत में जो अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे खेल सिद्धांत में जिस खेल की चर्चा यहाँ की गई है वैसे यह एक युक्ति का खेल होता है, जिसे हम कहते हैं कि गेम ऑफ स्ट्रेटेजी के नाम से आप जान सकते हैं, न कि यहाँ संजोग का खेल कह सकते हैं, गेम ऑफ चांस हम नहीं कह सकते हैं। अर्थात ये युक्ति यानी सोच विचार और यहाँ दिमाग का इस्तेमाल करने का खेल होता है। और एक खेल जो होता है एक खेल की भांति सिद्धांत में स्वयं नियम जो होते हैं, जिसे खिलाड़ी जो होते हैं, क्रियाएं होते हैं, रणनीति होता है तथा जो क्षतिपूर्ति होता है आदि यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। यही स्थिति आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे पड़ता है। यह खेल प्रतिस्पर्धा जो होता है तथा सहकारितापूर्ण दोनों प्रकार के ही हो सकते हैं। और खेल के जो सैद्धांतिक विश्लेषण होता है इसकी इकाई जो होता है खिलाड़ी होता है। खिलाड़ी का अर्थ उसी में होता है जो निर्णय लेने का काम करता है। खिलाड़ी यहाँ दो हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं। खेल के नियम जो होते हैं इस नियम पर खिलाड़ियों को बस नहीं रहता है, क्योंकि नियम जो होता है नियम दोनों को मानना पड़ता है। जैसे शतरंज का नियम होता है कि पैदल मोहरा एक बार में एक या दो घर ही पार कर सकता है। खेल के नियम में यही निर्णय करते हैं कि एक खिलाड़ी का क्या कदम, यानी एक खिलाड़ी जो होगा कदम कौन सा बढ़ाएगा। और खेल जो होगा, खेल में हर पात्र इस कोशिश में लगा रहता है कि वो अपने अधिकतम से अधिकतम लाभ को अर्जित कर सके। तो फिर यहाँ हम खेल सिद्धांत में देखेंगे, खेल सिद्धांत के प्रमुख जो संप्रत्यय के बारे में अगर हम देखेंगे, खेल सिद्धांत में जो अलग अलग तरह के प्रमुख संप्रत्यय है, तो इस संप्रत्यय में अगर हम विचार करते हैं तो हम पाएंगे इसमें कि खेल सिद्धांत जो होता है मोटे रूप में 5 संप्रत्ययों में हम इसे बांट सकते हैं। और 5 संप्रत्यय में जिसमें सबसे पहला संप्रत्यय की अगर हम बात करें तो रणनीति तय करना, यहाँ इसका सबसे प्रथम प्रत्यय होता है। अर्थात दूसरे पक्षों की चाल को देखकर अपने लिए एक चातुर्यपूर्ण यानी कि चालाकी बुद्धिमानी भरा एक चाल होता है उसे निर्धारित कर लेने की स्थिति में स्वतः आ जाना। दूसरे अगर हम इसके संप्रत्यय की बात करें तो विरोधी का यहाँ होना, अर्थात खेल सिद्धांत का विरोधी का होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब खेल सिद्धांत में विरोधी नहीं होगा तो समझिए कि आपको खेल में मजे नहीं आएगा। किसी भी तरह का खेल अगर खेलते हैं तो उसके लिए एक विरोधी का होना भी जरूरी होता है। तीसरे पक्ष में अगर हम देखते हैं, तीसरे संप्रत्यय में देखेंगे तो उसमें देखेंगे क्षतिपूर्ति का होना, अर्थात खेल के जो अंत में क्या मूल्य प्राप्त होगा इस बात का समझना भी जरूरी होता है। चौथे में अगर देखते हैं, चौथे अगर इसके नियम होते हैं तो इसमें देखेंगे खेल सिद्धांत जो होता है खेल के लिए
कतिपय आधारभूत जो नियम होते हैं यह होने जरूरी होते हैं, क्योंकि नियम के बिना कोई खेल संभव नहीं हो पाता है। पुनः 5वें नियम में देखेंगे तो यहाँ 5वें नियम में आप पाएंगे कि सूचना का होना भी, अर्थात खेल के सभी जो विकल्प होते हैं इस विकल्पों में जानकारी खिलाड़ी के पास भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर विकल्प नहीं होंगे तो आपके लिए यहाँ खेल खेलना भी मुश्किल होगा, और खिलाड़ी जब नहीं होंगे तो यहाँ यानी कि खेल का नियम होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए। तो ये सारे नियम यानी 5 जो संप्रत्यय है यह होना जरूरी होता है। अब खेल के प्रकार में अगर समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल के जो प्रकार हैं, इस प्रकार के रूप में यदि अध्ययन करते हैं तो खेल के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर कहा जाए कि जीरो सम गेम्स जो होता है, सबसे पहला प्रकार आप देखेंगे। इनमें कुछ खिलाड़ी जो होते हैं, कुछ खिलाड़ियों की हानियां होती है, यानी इसका अर्थ यह होता है, यानी कुछ खिलाड़ी का जब लॉसेस होता है तो इस लॉसेस का यह अर्थ होता है कि खिलाड़ियों का लाभ यानी कि एक गेन्स भी होता है। समझ रहे हैं इस बात को। पुनः आप दूसरे में देखेंगे कि कंटेंट सम गेम्स जो होते हैं, दूसरा यह प्रकार होता है कंटेंट सम गेम्स। इसमें आप कह सकते हैं कि इस खेल के यानी इस प्रकार के जो खेल होते हैं, इस खेल के नियम जो होते हैं, किसी भी पक्ष को लाभ किसी दूसरे पक्ष की कीमत पर नहीं मिलता है, क्योंकि इस प्रकार के खेलों को समझने के लिए एक बाजार की कल्पना हम कर सकते हैं कि एक बाजार की कल्पना जब किया जाए तो जिसमें कुछ सामान एक निश्चित जो संख्या होता है, इसके जो कीमत होते हैं उसी कीमत पर वह सामान बिकता है, और किस सामान की कितनी संख्या कितनी कीमत पर बिकेगी इसका एक निश्चित मूल्य अर्जित होता है। और इस तरह से इस बाजार में जो प्रतिद्वंदी होते हैं, इस प्रतिद्वंदी को भी आप देखेंगे कि लाभ मिलेगा, वह स्पष्ट किसी पक्ष का होना हानि देकर यहाँ प्राप्त नहीं होता है। सभी को जो भी होते हैं तो ऐसे सभी को देखेंगे कि सभी को लाभ मिलेगा। और तीसरे अगर प्रकार में देखेंगे खेल के प्रकार में तो आप देखेंगे नॉन जीरो गेम्स के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि नॉन जीरो गेम्स इस प्रकार का जो खेल होते हैं, इसमें अगर कहा जाए कि उस लोग दोनों तरह के जो खेल हैं, यानी दोनों तरह के खेल में जैसे सबसे पहला जीरो सम गेम्स आपने देखा, दूसरा कंटेंट सम गेम्स देखा, तो दोनों तरह के जो गेम्स हैं इस दोनों प्रकार के खेल में किसी भी स्थिति का एक घोतक होता है। इसमें खेलों के विभिन्न जो पक्ष होते हैं, इसी के पक्ष में प्रतिस्पर्धा जो होते हैं यह होते रहती है, और सहयोग भी इसका होते रहता है, यह देखने के लिए मिलेगा। तो खेल सिद्धांत में पुनः अगर आप चर्चा करते हैं खेल सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कैसे होता है, मैंने तो अभी तक खेल सिद्धांत के बारे में वर्णन किया इसमें, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कैसे किया जाता है, तो इसमें खेल सिद्धांत जो होता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में जब समझेंगे आप तो इसमें निश्चित रूप से पाएंगे कि एक क्रीड़ा स्थली यह बिल्कुल मानता है कि जहां राष्ट्र और राज्य जो होते हैं अपने व्यूह की रचना करते हैं, यानी अपना एक घेरा बनाते हैं और एक व्यूह की रचना करते हैं। जैसे आप चक्रव्यूह का नाम सुने हैं महाभारत काल के, तो वही व्यूह की रचना जब करते हैं, जिस प्रकार सामाजिक संगठन जो होता है इसके सहयोग का एक प्रतीक आप समझते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संघर्ष भी होते रहते हैं। संघर्ष जब अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है तो युद्ध होने की स्थिति आ जाती है, लेकिन मनुष्य की जो सामाजिक प्रवृत्ति होता है उसको संरचनात्मक ढंग से भी नियमित किया जा सकता है। और उसका मुख्य जो यहाँ देखेंगे उदाहरण के रूप में कि खेल के मैदान जहाँ दो स्पष्ट दल होते हैं, प्रतिद्वंदिता वहां होती है और प्रत्येक दल केवल अपने विजय के लिए ही लड़ता है, विजय के लिए ही खेलता है, अपने विरोधियों को पराजित करने की सोच मन में बैठाए रखता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो खेल हैं इसमें विश्वास करने वाले लोग जो होते हैं खेल का एक मॉडल बनाते हैं और इस मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन पर लागू भी करते हैं। इस मॉडल के माध्यम से शक्ति जो होता है निर्णय के रूप में, विवाद के रूप में, फिर आप देखेंगे सहयोग के रूप में, एक तरह से प्रमुखतम अवधारणाओं के रूप में देखने के लिए आपको मिलेगा। इस मॉडल में राष्ट्रों को राष्ट्रीय हित की पूर्ति की बात की जाए, इसके लिए प्रतियोगिता कर रहे खिलाड़ी जो होते हैं उसके समान यह समझा जाता है। जिस प्रकार के खेल होते हैं प्रतियोगिताओं के कुछ नियम यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिए जाते हैं और जब यहाँ स्पष्ट और पूर्व निश्चित भी होते हैं और एक निर्णायक जो बिल्कुल तटस्थ होकर दोनों पक्षों को खिलाने का काम भी करते हैं और नियमों का पालन भी करवाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक रेफरी का होना जरूरी होता है और एक निर्णायक जो बिल्कुल तटस्थ होकर दोनों के खेलों के नियमों का जो पालन करवाते हैं। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि यह स्पष्ट नियम होते हैं जिन्हें हम मानव सद्भाव के रूप में या स्वभाव के प्रकृति नियमों की संज्ञा के रूप में समझ सकते हैं। अलग अलग रूपों से हम इसे समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम आप जानते हैं,
तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी रेफरी की भांति ही यह देखने का, उसका निर्णय करने का एक अधिकार दिया गया है कि राष्ट्र जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए आपस में किसी भी प्रकार के परस्पर खेल जो होता है, खेल की भांति ही वह क्रिया हमेशा करते रहता है, जो संयुक्त राष्ट्र का यह मुख्य कार्य होता है। खेल सिद्धांत में अगर हम समझें तो वास्तव में तर्कसंगत व्यवहार का मॉडल यहां पे पेश किया जाता है। खेल सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर देने का हमेशा हर संभव प्रयास भी करता है कि किस स्थिति में कौन सी कार्रवाई तर्कसंगत होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तर्कसंगत व्यवहार का यहां अर्थ बनता है कि हर राष्ट्र जो होता है विदेशी राष्ट्र के क्षेत्र में ऐसा निर्णय ले ले जिससे निर्णय लेने के बाद विजय आप देखेंगे अधिकतम अवसर ही यहां हासिल हो सके। रिचार्ड स्नाइडर जो है इन्होंने फार्मोसा के बारे में भी लिखा है कि यदि 2% सम गेम का मॉडल अपनाया जाए तो राज्य जो होगा सचिव डलेस यानी कि डलेस जो होगा सचिव यानी सचिव डलेस की उसकी सुरक्षा के लिए इतना आगे बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए था कि बाद में चीन उन निर्णयों को बदलने में समर्थवान ही नहीं रह जाता। चूंकि नॉन जीरो सम गेम में दोनों ही करताओं यानी अमेरिका और चीन का जो आप बात करेंगे कि हानि उठाने के अवसर यहां बने रहते हैं। यदि अंत की बात अगर किया जाए कि यदि अंत में खेल का जो मूल्य होता है युद्ध ही रह जाता है तो फिर और भी खतरनाक बन जाता है। यदि फार्मोसा की व्याख्या हम करेंगे उसके बाद कांस्टेंट सम गेम्स के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस परिप्रेक्ष्य के में किया जाए तो दोनों ही समान लाभ के लिए यहां प्रेरित होंगे। सामान्यतः खेल सिद्धांत के समर्थन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी संघर्ष के समय मोटे रूप में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो मोटे रूप में अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप निश्चित रूप से इस बात को जिक्र कर सकते हैं कि आपके पास अगर पॉइंट नंबर देते हैं 1 नंबर में तो इसमें कह सकते हैं कि आपके पास कौन सी युक्तियां हैं। यानी दूसरा अगर कहेंगे तो आपके विरोधी जो है अथवा शत्रु है उनके पास कौन कौन सी युक्तियां हैं, इस पे आप जिक्र करेंगे। फिर आप तीसरे पॉइंट में अगर देखते हैं तो दोनों की युक्तियां की तुलना करने का क्या परिणाम निकल सकता है। फिर आप यहां चौथे अर्थ में देखेंगे तो चौथे अर्थ में देखेंगे कि विभिन्न परिणाम है अगर ऐसे परिणामों में कि आप क्या मूल्य आंकते हैं, ऐसे परिणामों का मूल्य क्या हो सकता है, इसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। फिर पांचवें के बारे में आप देखेंगे कि पांचवें में देखेंगे कि ऐसे ही विभिन्न परिणामों के आपके विरोधी या शत्रु जो होते हैं क्या मूल्य आंकेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए नीति निर्माता जो है इनकी अपनी नीतियों के परिणाम के रूप में तथा संभावित अनुमान होते हैं इस रूप में खोजने की जरूरत बन जाती है। अतः खेल सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष जो होते हैं या स्पष्ट निष्कर्ष यहाँ निकालने पड़ेंगे, तभी जाकर यहाँ जो अनुमान होते हैं या यहाँ निर्धारित अनुमान होते हैं इसका प्रकटीकरण के रूप में यानी कि प्रकटीकरण और पूर्व गणना यहाँ संभव हो पाएगा। पुनः हम यहाँ खेल सिद्धांत के मूल्यांकन की बात करते हैं कि इसका भी यदि मूल्यांकन करने की बात आए इससे अलग ढंग से भी प्रश्न किया जा सकता है कि खेल सिद्धांत के मूल्यांकन को स्पष्ट करें। तो खेल सिद्धांत जो होते हैं, खेल सिद्धांत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का सामान्य सिद्धांत नहीं बन पाया है आज तक, क्योंकि इस सिद्धांत की अपनी कुछ सीमाएं होती है, कुछ समस्याएं होती है जिसके कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू नहीं किया जा सकता है। अनेक विद्वान जो होते हैं इसे वैज्ञानिक कहने को भी तैयार नहीं होते हैं। इस सिद्धांत को अगर हम अलग अलग भागों में अलग अलग आधारों पर आलोचना करने की बात करें तो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले पॉइंट के रूप में अगर कहा जाए तो खेल सिद्धांत जो है इसके परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करने पर एक प्रकार की बिल्कुल नई शब्दावली का यहाँ विकास करना ही पड़ेगा। दूसरे अर्थों में अगर हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा जो है इसके क्रीड़ा मंच पर इतने अधिक खिलाड़ी जो है इसके अलग अलग समूहों की कल्पना, उसके संबंध आदि का विश्लेषण भी कर पाना कि इस क्रीड़ा स्थल पर कैसा आचरण करेंगे वास्तव में बहुत ही कठिन बात हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि खेल सिद्धांत जो है, खेल सिद्धांत में मानव स्वभाव के उस पक्ष पर ध्यान जो होता है केंद्रित किया गया है जो विरोध के रूप में प्रतिद्वंदता या प्रतिस्पर्धा से संबंधित होता है। इसके बाद अगर हम चौथे बिंदुओं पर विचार करते हैं तो चौथे बिंदुओं पर हमें मिलेगा कि खेल सिद्धांत जो है इसकी एक कमजोरी यह भी बनती है कि इसे 2% सम गेम्स के रूप में अर्थात व्यक्तिक शून्य योग खेल के रूप में या ऐसे मामलों पर कुछ सफलता पर लागू किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम इसे समझें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी जो
स्थितियां होती है, तो ऐसे स्थितियों के रूप में अगर हम समझते हैं तो बहुत कम ऐसे स्थिति होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अक्सर जो संकल्पित खेल देखने के लिए आपको मिलेगा। चौथे अगर हम बिंदुओं पर के बाद पांचवें बिंदुओं पर विचार करते हैं तो खेल सिद्धांत जो होता है इसमें सबसे बड़ी कठिनाइयां इसलिए भी उत्पन्न है कि जीरो सम यानी कि शून्य योग जो होता है कि स्थितियों के विश्लेषण का अंतर्राष्ट्रीय जीवन में जो वास्तविकता होता है इसका कोई समुचित मेल नहीं बैठता है। जिसमें जीरो सम का मतलब यहां देख रहे हैं कि इसमें स्थिति के प्रतिमान के आधार पर केवल युद्ध की स्थिति का ही विश्लेषण किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होता है इसके विषय वस्तु के अध्ययन में मुख्य अगर हम देखें तो मुख्य हेतु यहाँ मात्र युद्ध ही नहीं है, युद्ध के अतिरिक्त यहाँ सहयोग और सद्भावना की बात की जाती है। यहाँ युद्ध के अतिरिक्त सहयोग भी है और सामंजस्य भी है। तो ऐसे तत्वों के अत्यंत प्रबल स्थिति यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा ही। और ऐसे ही स्थितियों में आपको निश्चित रूप से जो इसका अणुयुग होता है, ये अणुयुग भी राज्य युद्ध नहीं चाहता है, अतः इस सिद्धांत का महत्व भी कम ही होता जा रहा है। छठे इसके पॉइंट में आप देख सकते हैं कि छठे पॉइंट में खेल सिद्धांत जो है, खेल सिद्धांत अमूर्त धारणा है कि कतिपय विशिष्ट जो परिस्थितियां बनती है, ऐसे परिस्थितियां ऐसी धारणाओं को मूर्त रूप ही दिया जा सकता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खिलाड़ी उतने विवेकजन्य कदापि नहीं होते हैं जितने कि सिद्धांत के माध्यम से करके है कि समर्थकों ने भी सोचा है। तो इस तरह से हमने देखा। अब इसके बाद खेल सिद्धांत के महत्व की अगर हम जिक्र करें तो इस सिद्धांत के समर्थक निम्न आधारों पर इसके समर्थन करने की भी बात करते हैं। इसे अलग अलग बिंदुओं पर इससे भी हम चर्चा कर सकते हैं। यह सिद्धांत जो होता है खेल सिद्धांत, इसके महत्व में देखेंगे कि यह सिद्धांत अनुभव पर आधारित होता है और इसमें थोड़ी सी भविष्यवाणी करने की भी क्षमता होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा आपने देखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो ध्रुवीय विश्व राजनीति रहा है, इसको अगर हम कहें कि खेल सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस खेल के तीन खिलाड़ी हुए, एक हुए पूंजीवादी शक्तियां, दूसरी हुई आपके साम्यवादी शक्तियां और तीसरी हुई आपकी गुट निरपेक्ष शक्तियां। तो अब तीन तरह की यहाँ शक्तियों का जन्म देखते हैं। इसके संबंधों के रूप में अंतःक्रियाओं और खेल का अध्ययन जो होता है इसे कर और खेल का एक सैद्धांतिक मॉडल भी बनाया जा सकता है। तीसरे अर्थों में अगर हम समझें तो खेल सिद्धांत के रूप में अगर तीसरे अर्थों में समझते हैं तो इसमें निश्चित रूप से हम देखेंगे कि खेल सिद्धांत का उद्देश्य जो होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ आप यहाँ ऐसे तर्कसंगत के रूप में आप पाएंगे कि यह व्यवहार का एक निर्णय करना होता है जो विदेश नीति निर्माण के यहाँ निर्णयों और कार्रवाइयों का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। तो कुल मिलाकर हम संक्षेप में यह बात अवश्य ही कह सकते हैं कि विश्व की जो जटिल समस्याएं हैं, ऐसे समस्याओं के अध्ययन में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है और विद्वान में यह सिद्धांत जो है कोई गंभीर समर्थन प्राप्त कर भी नहीं सका है। तो इसके बाद हम यहाँ तीसरे सिद्धांतों के बारे में जिक्र करेंगे। जो तीसरा सिद्धांत है निर्णय परक सिद्धांत। तो निर्णय परक सिद्धांत में अगर हम बातें करते हैं, इसे समझते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति को समझेंगे पहले, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जैसे रिचर्ड स्नाइडर महोदय ने भी कहा है, H.W. वर्क महोदय ने भी कहा है और यहाँ वाटन सापिन महोदय ने भी कहा है कि विदेश नीति के अध्ययन में निर्णायक विश्लेषण जो है इसे अपनाने का प्रयत्न इन लोगों ने भरपूर किया है, क्योंकि संतुलन और व्यवस्था जो है इसे सिद्धांत के प्रतिकूल या सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बजाय उन अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं के अधिमान्य व्यवहार के आधार पर बल देने का काम भी करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को निर्धारित एक प्रभावित करने का भी काम करते हैं। निर्णय परक सिद्धांत जो होता है विदेश नीति निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया के लिए जो जाने वाले निर्णय के आधार पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है इसके अध्ययन में पूर्व निर्णय परक जो होता है, इस पूर्व निर्णय परक सिद्धांत का प्रयोग गणितज्ञ है, समाज वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री और मनोवैज्ञानिक है। अपने अपने विषयों के आधार पर अपने अपने विषयों के अनुसंधान में हमेशा बने रहते हैं। बाद में अगर देखें कि लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन है तो इसका जो प्रयोग किया जो अलग किया जाने लगा है और लोक प्रशासन में जैसे हर्बर्ट साइमर महोदय ने भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की को यहाँ निर्णयात्मक प्रक्रिया कहकर एक मॉडल बनाने का भरसक प्रयास भी किया हुआ है। राजनीतिक विज्ञान में इसका जो प्रयोग हुआ है, यहाँ प्रयोग में जैसे मतदान व्यवहार, विधेयकों में मतगणना और जनमत के अध्ययन में यह प्रयोग किया जाने लगा है। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि जैसे देखेंगे कि निर्णय परक सिद्धांत जो है, ये निर्णय परक सिद्धांत जो होता है नीति निर्माण संप्रत्यय से बिल्कुल भिन्न होता है,
यानी निर्णय परक संप्रत्यय जो होता है, इस संप्रत्यय में नीति निर्माण के संप्रत्यय से बिल्कुल भिन्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नीति निर्माण जो होता है का संप्रत्यय विस्तृत अर्थों में देखा जा सकता है और इसका प्रयोग जो होता है परस्पर, अगर हम देखें तो संस्पर्शी निर्णयों के सामूहिक रूप में यह प्रयोग किया जाता है। और जबकि नीति के अंतर्गत नीति के आधार पर ही यह निर्णय लिए जाते हैं। नीति का निश्चय निर्णयों की एक लंबी प्रक्रिया जो होती है, इस लंबी प्रक्रिया का एक परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक परिणाम ही होता है। और ऐसी स्थितियों में नीति निर्धारण करते हुए संगठन के शीर्ष अधिकारी अनेक जो विकल्प होते हैं उनमें से कुछ न कुछ जो अधिकारों के माध्यम से यहाँ चुनने का काम करते हैं। जब संगठन के नीति निर्धारक यहाँ हो चुकती है तो बाद में यहाँ किए जाने वाले निर्णय इस नीतियों के अनुसार ही किए जाते हैं और नीति द्वारा एक मार्ग निश्चित यहाँ बना दिया जाता है। और पूर्ण अर्थों में देखेंगे कि निर्णय प्रायः नीति द्वारा एक तरह से प्रतिदर्शित मार्ग के अनुसार ही बनाया जाता है, जिसमें नीति अपेक्षाकृत विस्तृत ही होती जाती है और अनेक समस्याएं जो बनेगी ऐसी समस्याओं के माध्यम से या प्रभावित भी होते रहती है। इसी के विपरीत यदि निर्णय का संबंध होता है एक विशेष समस्या से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो निर्णय परक सिद्धांत जो है इसके विश्लेषण से अभिप्राय, अगर हम इसके विश्लेषण को समझते हैं तो अभिप्राय हम कह सकते हैं जैसे आप देखेंगे कि जेम्स रॉबिन्स ने भी अपने विचारों को रखा है। इसमें निर्णयकरण एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में हम समझेंगे, जो निर्णय के लिए कोई समस्या यहाँ छाड़ता है और उसके कुछ थोड़े से विकल्प यहाँ निकालता है, जिसमें कोई एक विकल्प कार्य रूप के माध्यम से यदि आप समझेंगे कि यहाँ कार्य रूप से परिणत करने के लिए छाड़ दिया जाता है। फिर यहाँ हैमन महोदय के शब्दों में कहा जाता है कि निर्णय संबंधी की गई एक ऐसी चीज होता है जो कार्य के रूप में यानी कार्य को वास्तविक रूप से संपन्न होने के पहले ही आती है। टेरी महोदय ने भी अपने विचारों को रखे हैं। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचारों के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया है। फिर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में निर्णय परक सिद्धांत की अगर हम बातें करेंगे, इसका जिक्र करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि निर्णय परक सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नए दृष्टिकोण से देखने का काम करता है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल इकाइयां जो होती है, यद्यपि राज्य के रूप में हम समझें तो इसमें तथापि फिर भी हम कह सकते हैं कि राज्यों की जो समस्त कार्य होता है वह संचालन प्रशासन के उच्चाधिकारियों के द्वारा ही किए जाते हैं। राज्य के नाम पर सारा निर्णय जो होता है व्यक्ति ही लेने का काम करते हैं। नाजी जो जर्मनी के यहाँ व्यक्तिगत हिटलर के व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब के रूप में समझने के रूप में आप आ सकता है। स्वाधीनता के बाद जैसे आप देखेंगे कि भारत का विदेश नीति जो रहा है, इसमें इसके निर्माण में पंडित नेहरू के व्यक्तित्व की अमिट छाप देखने के लिए आपको मिलेगी। फिर यहाँ सोवियत संघ की नीति पर जो स्टालिन की बात होता है कि स्टालिन के जो व्यक्तित्व है, इस स्टालिन के माध्यम से इनके व्यक्तित्व जो है यहाँ, और चीन के विदेश नीति पर माओ के व्यक्तित्व का एक अनूठा प्रभाव आपको देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ कि निर्णय परक जो होता है इसके निर्णय करने की प्रक्रिया में भाग लेते रहते हैं और यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यक्तिगत निर्णय पर खासकर यदि आप देखें तो अधिकतर मानकर ही चलते हैं, जिसमें व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का फिर हम देखेंगे, उसके रुचियों के बारे में देखेंगे, उसके अभिरुचियों के बारे में देखेंगे, उसके विचारधाराओं के बारे में देखेंगे, उसके संस्कृति के बारे में देखेंगे, उसके धर्म के बारे में देखेंगे, या फिर हम निर्णय लेने की शक्ति पर का बहुत ही अधिक यहाँ प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और ऐसा प्रभाव पड़ता भी है। और इस प्रकार राज्य के कार्यों को यदि हम समझें तो हम कह सकते हैं यहाँ कि निर्णयकर्ताओं के कार्यों के शीशे से देखे जाने का काम किया जाता है। जैसे आप चीन और भारत के स्थिति को समझेंगे, 1962 ईस्वी में चीन की स्थिति क्या रहा है कि 1962 में भारत की उत्तरी जो सीमा है उस पर विशाल पैमाने पर सैनिक आक्रमण कर दिया गया चीन के माध्यम से, जिसमें आप ऐतिहासिक रूप से समझते हैं कि वह चीन का पीठ में किया गया छुरा का घाव आज तक भारतीय इसे सह नहीं पाया है, आज तक वो घाव भर नहीं पाया है। तो ऐसे स्थितियों में सन 1965 तथा फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ आप देखेंगे भारत पर उसने हमला कर दिया। सोवियत संघ ने फिर यहाँ 1979 ईस्वी की अगर बात करें कि सोवियत संघ के माध्यम से अफगानिस्तान में सैनिक जो थे सैनिक हस्तक्षेप किया गया और 1983 ईस्वी में जैसे ग्रेनेडा के टापू पे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने फौज उतारने का काम कर दिया पुनः उत्तरी। और उसी प्रकार से देखेंगे कि निर्णय किन कारकों से होता है, किस प्रकार से होता है, किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर किए जाते हैं, इसका पता लगाना अगर कहा जाए कि निर्णय परक की प्रणाली का एक या प्रणाली जो होता है उसका एक उद्देश्य के रूप में हम समझ सकते हैं। तो निर्णय लेने में
खासकर हम इस बात का जिक्र करेंगे कि पर्यावरण को विशेष महत्व दिया जाता है और यहाँ व्यक्ति विशेष के निर्णय की उसकी जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति होता है, ऐसे योग्यताओं का प्रभाव भी यहाँ पे पड़ता है। साथ ही अगर हम देखें तो राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र विशेष की परिस्थिति उसके नागरिकों के राष्ट्रीय चरित्र के माध्यम से, उसके मांगों के माध्यम से, दबावों के माध्यम से, या फिर हम कहें कि विशेष प्रभाव के कारण होता है। इसके अतिरिक्त समूची जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होता है, अंतर्राष्ट्रीय संकट की स्थिति होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो महाशक्ति की भूमिका होती है, आदि तत्वों के बारे में यदि हम जिक्र करते हैं, हम देखते हैं, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त समूची जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय किसी भी राष्ट्र के लिए विदेश नीति से संबंधित निर्णय एक विशिष्ट पर्यावरण के माध्यम से, विशिष्ट पर्यावरण के लिए ही लिए जाते हैं। और इस पर्यावरण का यदि हम कहें कि संगठन का स्वरूप जो है, यहाँ भौतिक और प्रौद्योगिकी दशाएं जो है, बुनियादी जो ढांचे हैं, बुनियादी घटक है, और इस तरह से समाज के कार्यशील प्रभाव तत्व है, दबाव समूह की स्थिति होता है। फिर आप देखेंगे कि बाह्य पर्यावरण के घटक के तत्व होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में आप निश्चित रूप से पाएंगे कि पड़ोसी राष्ट्रों की शक्ति की दृष्टि से महाशक्तियों के संबंध का स्वरूप भी होता है, आदि आदि विचारों पर आप देख सकते हैं। इस समस्त बहुविध का कारण का जो सम्मिलित प्रभाव होता है, इसका निर्णय पर ही पड़ता है। यदि इन सब का शब्द ज्ञान की अगर हम बात करें तो ऐसे इन शब्दों, इन तत्वों का उचित विश्लेषण भी निश्चित रूप से हो सकता है। और ऐसे विश्लेषण के माध्यम से हम देखेंगे कि अनुमान भी लगा सकते हैं कि यदि इन सब का सभ्य ज्ञान हो तो इस तत्वों का उचित विश्लेषण जब हम करेंगे तो राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से आप देखेंगे ऐसे कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर क्या दृष्टिकोण अपनाएगा। जैसे हैराल्ड और यहाँ मार्गरेट के माध्यम से जो बातें कही गई है, तो यहाँ विदेश नीति के अध्ययन के, पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल देने का काम किया जाता है। और खासकर हम समझ सकते हैं कि और इन तत्वों के अध्ययन पर बल नहीं देते हैं कि कोई निर्णय कैसे और क्यों लिया जाता है। इसके विपरीत हम फिर समझें इस बात को कि अलेक्जेंडर जॉर्ज के माध्यम से और यहाँ जूलियट जॉर्ज विदेश नीति के संबंधी निर्णय को ठीक अध्ययन के लिए या निर्णयकर्ताओं के व्यक्तित्व की जो विविध स्थिति होता है, विविध विधाओं का विश्लेषण करना आवश्यक भी मानते हैं। और अर्थात हम कहें कि भारत के जो निर्गुण विदेश नीति के समझौते जो समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को समझने में, उस काल की विदेश नीति का स्वरूप समझने में एक तरह से आवश्यक हम कहें कि यहाँ सहायता निश्चित रूप से मिलती है। तो इस तरह कुछ विद्वानों और उन विद्वानों के माध्यम से जो कार्यकर्ता हैं कि व्यवहार के अध्ययन पर यहाँ बल देते हैं, जो विदेश नीति के माध्यम से या निर्माण सही मायने में भाग लेते हैं। और ऐसे कार्यकर्ता दो प्रकार के होते हैं। और ये दो प्रकार के कार्यकर्ता जो होते हैं, एक तो वे जो विदेश सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, और इसके बाद देखेंगे जैसे कोहन के विचार से विदेश नीति के निर्माण के हिस्सा लेने वाले जो सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी के दृष्टिकोण से अगर हम समझें इसे, तो ऐसे दृष्टिकोणों और विश्वासों के अनुसार ही विदेश नीति का व्यवस्थित विश्लेषण भी होना चाहिए। और उनका यह कहना भी उचित है कि विभिन्न जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, निर्णय करने में जितना अधिक प्रभावी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री आदि प्रमुख नेताओं तथा शासन का अधिकारी का होता है, वैसा ही अगर कहें कि उतना अन्य तत्वों का नहीं होता है। इस तरह से अगर हम कहें कि निर्णय पड़े की प्रक्रिया में हमें निर्णय करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसके व्यक्तित्व के अध्ययन पर अधिक बल देने की जरूरत होता है। और इस मत को अलेक्जेंडर जॉर्ज और यहाँ जूलियट जॉर्ज ने भी प्रस्तुत किया है, क्योंकि इन लोगों ने ये माना है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो था, यहाँ अमेरिका के सम्मिलित होने और फिर अमेरिका के सम्मिलित होने और इस युद्ध के बाद वर्साई की संधि में महत्वपूर्ण निर्णय का स्पष्टीकरण उन्होंने तत्कालिक, यहाँ अगर देखें तो तत्कालीन जो प्रकाशित अपनी पुस्तक में वुडरो विल्सन एंड कर्नल हाउस ने विल्सन की समूची जीवनी और व्यक्तित्व का तथा वर्साई की संधि के उनके प्रमुख परामर्शदाता कर्नल हाउस का विस्तृत अध्ययन या विस्तृत विवरण जो है देते हुए बताया भी है कि उसके व्यक्तित्व ने उनके ही जो राजनीतिक कार्य है और निर्णय को किस प्रकार से प्रभावित करने का काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज कैनेडी उस समय थे। इन्होंने 1962 में जो प्रक्षेपास्त्र क्यूबा ले जाने वाले सोवियत जहाजों को रोकने के लिए प्रभावशाली कार्रवाई करने का उपाय किया था। फिर आप देखेंगे 1971 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के माध्यम से, क्योंकि जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली मुक्ति वाहिनी की सहायता देने का इन्होंने निर्णय ले लिया था। फिर आप देखेंगे यहाँ कि इस तरह से इन निर्णयों का यथार्थ महत्व और स्वरूप जो है इसके व्यक्तित्व के आधार पर ही समझा जा सकता है। और इससे उस समय के विदेश नीति का व्याख्या सही ढंग से
करने में बड़ी ही सहायता मिल सकती है। दूसरा अगर हम बात कहें यहाँ, तो दूसरे बातों में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि विदेश नीति निर्माण जो होता है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका के साथ साथ जो विधायिका और कार्यपालिका है इसकी विशिष्ट भूमिका भी होती है। अतः यहाँ रोजर हिल्समैन ने भी विचार में विधायिका और कार्यपालिका की संरचना, सदस्यों के आचरण के बारे में आदि का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णय विश्लेषण को लाने का जो श्रेय है रिचर्ड स्नाइडर तथा उनके सहयोगी HW जो ब्रूक है वह वॉर्टन सैपिन है को ही दिया जाता है। उन्होंने खास तौर से विदेश नीति के अध्ययन के निर्णय सिद्धांत का प्रयोग भी किया है। इस दृष्टि से उनकी जो पुस्तक है फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग इन अप्रोच टू डी स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऐसे आप पुस्तकों के माध्यम से विशेष महत्व की रचना जो की गई है, इसमें आप देखेंगे कि इस पुस्तक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के व्यवहार का विवरण किया हुआ है। और इस तरह से जैसे स्नाइडर महोदय के बारे में देखेंगे, उन्हीं के अनुसार किसी भी राजनीतिक कार्य को ठीक रूप से जो समझने के लिए अगर हम कहेंगे तो यह आवश्यक बन जाता है कि जैसे अगर हम एक नंबर में पॉइंट में रखें तो कह सकते हैं कि किसने अथवा किन्होंने उन महत्वपूर्ण निर्णयों को लिया और जिसके कारण वह महत्वपूर्ण कार्य किया गया। दूसरा बात अगर हम कहें तो उन बौद्धिक और अंतःक्रियाओं प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना जिनका अनुकरण करके निर्णय निर्माता अपने निर्णयों को तक पहुंच पाए। इन कारणों का विश्लेषण करते हुए जो निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करते हैं, स्नाइडर उन्हें 3 समूह में बांटने काम करते हैं, आंतरिक परिपार्श्व के रूप में, बाह्य परिपार्श्व के रूप में और निर्णय निर्माण प्रक्रिया के रूप में। आंतरिक परिपार्श्व के रूप में अगर देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि वो समाज से है, क्योंकि जिसमें अधिकारों के रूप में अपने निर्णय लेते हैं, जिसमें जनमत के अतिरिक्त अगर हम देखें तो जनमत का अतिरिक्त मूल्यों के संबंध में प्रमुख मूल्य अभिविन्यास सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषताओं के रूप में हम देख सकते हैं। समूह संरचना और प्रकार जो होता है आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में सामाजिक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण आदि यहाँ आते हैं। और बाह्य परिपार्श्व का अर्थ होता है अन्य राज्यों से, जिसका अर्थ उन राज्यों के निर्णय निर्माण की जो क्रिया होती है ऐसे प्रक्रियाओं से तथा उस समाजों से जिनके लिए यहाँ काम करते हैं उनके भीतर पर्यावरण से होता है। और तीसरा बात अगर कहें तो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व निर्माण की प्रक्रिया के रूप में ही होता है, जिनका प्रयोग प्रशासनिक संगठन के गर्भ में होता है और सक्षमता के तीव्र संरक्षण और सूचना तथा अभिप्राय से होता है। और इसमें आमतौर से प्रशासन की और विशेषकर उन इकाइयों की जो निर्णय निर्माण का काम करती है भूमिकाएं, आदर्श और प्रक्रिया यह शामिल होते हैं। इसके बाद अगर हम कहें कि निर्णय परक सिद्धांत के मूल्यांकन की बात, तो जैसे मैंने अभी यहाँ 2 सिद्धांतों के बारे में संतुलन और सिद्धांत का मूल्यांकन मैंने किया, तो यहाँ निर्णय परक सिद्धांत के मूल्यांकन का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि निर्णय परक सिद्धांत का मूल्यांकन अगर कहेंगे तो यह तो निसंदेह ही कहा जा सकता है कि इस उपागम में अंतर्राष्ट्रीय आचरण जो होता है इसके व्यवहार को समझने में अधिक सहायता मिल सकती है। क्योंकि यदि हम कहें यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीतियों की परस्पर क्रिया माने तो यह इस परस्पर क्रिया को समझने के लिए एकमात्र उपयोगी दृष्टिकोण जो होता है निर्णय परक सिद्धांत की होता है। वस्तुतः जहां अन्य सिद्धांतों के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन की उपेक्षा की जाती है, वहां निर्णय परक सिद्धांत के विदेश नीति की जटिलता को समझना या समझने में काफी योगदान भी माना जा सकता है। फिर भी निर्णय परक दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आंशिक सिद्धांत ही हम मान सकते हैं। इससे हम निम्नलिखित आधारों पर भी आलोचना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि पहले अगर आलोचना के रूप में लें तो निर्णय परक दृष्टिकोण जो होता है इसमें नीति विज्ञान की हिस्सा ही मान लिया जाता है। दूसरा अगर कहा जाए तो निर्णय जो होता है निर्णय क्यों लिए गए या विश्लेषण इतना जटिल तथा उलझन में डालने वाला है कि अध्ययनकर्ता उसी में उलझ जाता है और तथ्य जो होता है सामने आते हैं उसकी प्रामाणिकता नहीं जांची जा सकती है। तीसरी बात अगर हम करें तो तीसरी बातों में देखेंगे निर्णयकारी जो सिद्धांत होते हैं इसके समस्याओं के निदान में कोई सहायता नहीं मिलती है। केवल इतनी व्याख्या यहाँ अगर कहा जाए कि इतनी व्याख्या होती है कि निर्णय क्यों लिया गया, परंतु उस निर्णय के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होता है इस राजनीति में जो समस्याएं खड़ी हो गई उसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर यह सिद्धांत जो होता है प्रकाश ही नहीं डालता है। अतः यह सिद्धांत जो होता है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का एक समुचित उत्तर नहीं हो सकता है।
चौथे बिंदुओं पर देखें तो ये सिद्धांत विदेशी मामले जो होते हैं इसके क्षेत्र में किए गए जो निर्णय होते हैं इसका विश्लेषण करने की हम हर संभव कोशिश करता है, और इस बात की चिंता भी नहीं होती है कि कौन से निर्णय सही है और कौन सा निर्णय गलत है, क्योंकि इसका किया जाना है उचित था अथवा अनुचित था, इस प्रकार के मूल्य विषय प्रश्नों की उपेक्षा यहाँ निश्चित रूप से किया जाता है। और पांचवें रूप में अगर देखें तो यह एक संकीर्ण क्षेत्र के रूप में हम समझ सकते हैं। इसके प्रमुख प्रतिपादनकर्ता जो हैं यहाँ स्नाइडर महोदय ने खुद ही लिखा है कि निर्णय परख की प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य यह होता है कि निर्णयकर्ताओं के जिस रूप तथा परिस्थिति ने निर्णय किया था उसका पुनः सृजन करते हुए अध्ययन किया जाए, और यह पुनः सृजन निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टि से नहीं होता है, क्योंकि निर्णयकर्ताओं का यह अध्ययन होने से यह विदेश नीति जो होता है इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामान्य प्रश्नों की ओर ही ध्यान दिया जाता है। यह केवल विदेश नीति के विश्लेषण के लिए ही उपयोगी होता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामान्य जो समस्याएं होता है उसके लिए कोई विशेष महत्व भी नहीं रखता है। इन तमाम त्रुटियों के बावजूद भी अगर कहा जाए इसके कारण चाहे निर्णय परक सिद्धांत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक व्यापक सिद्धांत की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, तो फिर भी हम कहें कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को अधिक मानवीय बना देने और समझने की जो प्रयत्न किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के में सचेतन प्राणवान मानव की विशिष्ट महत्व होता है। राज्य के निर्माण मूर्त व्यक्ति के ही नाम लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वस्तुनिष्ठ अध्ययन जो होता है इसके लिए इन मूर्त व्यक्ति की भावनाओं, संवेगों और दृष्टिकोण को समझना बेहद ही आवश्यक होता है। इसके बाद यदि हम चौथे बिंदुओं के रूप में देखें यहाँ तो सौदेबाजी के सिद्धांत के बारे में हम जिक्र कर सकते हैं कि सौदेबाजी का सिद्धांत यहाँ जो है या सौदेबाजी के सिद्धांत में जैसे खेल सिद्धांत से मिलता जुलता एक सौदेबाजी का सिद्धांत भी आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। खेल सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए जैसे आप शेलिंग ने सौदेबाजी के सिद्धांत को अपनाने का काम किए हैं, शेलिंग महोदय के हिसाब से सौदेबाजी का सिद्धांत आपके बीच में प्रस्तुत हुआ है। खेल सिद्धांत युद्ध की स्थिति में मान्य नहीं हो सकता है, यानी अगर युद्ध की स्थिति में देखा जाए तो मान्य हो सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के अलावा सहयोग की भी स्थिति बनी रहती है। और ऐसे राष्ट्र जो होते हैं संघर्ष के और विरोध के साथ साथ अगर हम समझें इसे तो सहयोग और विरोध के साथ साथ सामंजस्य संबंध विकसित करने में भी लगे रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के साथ साथ इसके समाधान में कूटनीतिक वार्ताएं जो होती है यह वार्ता के लिए होता है और बहुत अधिक महत्व का भी होता है। इसमें वार्ता के माध्यम से आप देखेंगे कि वार्ता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था भी यहाँ की जाने लगी है। और इसके साथ साथ किसी भी वार्ता का या व्यवहार में अगर हम देखें तो निपुणता, दूरदर्शिता और कौशल का प्रयोग यहाँ करने वाले अधिकतम सौदेबाजी की स्थिति बनी रहती है। सौदेबाजी जो होता है इसके उपागम के पीछे मूल धारणा यह बन जाती है कि समझौता वार्ता करते समय राजनयिकों को अधिक से अधिक यहाँ मांगे रखनी चाहिए और जो होता है अपने विरोधियों से जितने लाभ संभव हो सके उतने प्राप्त करने का भी प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसी बातें आपके बीच में प्रस्तुत होता है। सौदेबाजी के सिद्धांत में वार्ताओं का विशेष महत्व देखने के लिए आपको मिलेगा और वार्ताओं के बारे में 3 अभिमत भी होते हैं। प्रथम, वार्ता के पक्ष में अगर हम पक्षों की मांग स्पष्ट रूप से करें तो यहाँ स्पष्ट स्थिर नहीं रहनी चाहिए, यहाँ स्पष्ट रूप से स्थिर रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए बल्कि स्थिर रहनी चाहिए। वार्ता के दौरान अपनी मांग का जो स्वरूप होता है उसे बदलना है, तर्कसंगत नहीं है। अगर हम द्वितीय बात करें तो द्वितीय वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच में हम समझते हैं इस बात को कि अपनी मान्यता बदलने का एक अधिकार होता है। और तीसरे बात को देखें कि इस प्रकार की वार्ताएं जो होती है ऐसी ही होती है क्योंकि इसमें कोई भी पक्ष समझौता पर नहीं पहुंचना चाहता है, परंतु कोई भी पक्ष जो होता है यह प्रकट ही नहीं करना चाहता है कि दूसरे पक्ष को बाध्य होकर वार्ता तोड़नी पड़े। अतः सभी प्रस्ताव जो होते हैं इस ढंग से पेश किए जाते हैं कि आम जनता उन्हें पसंद करें, किंतु उनमें एक जोकर, हम कह सकते हैं एक जोकर की स्थिति बना दी जाती है। अर्थात ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे दूसरा पक्ष होता है किसी भी भांति स्वीकार नहीं कर सकता है, उसकी वजह से वह सारे दावे को अस्वीकार करने को विवश भी हो जाते हैं। ओरान यंग ने भी अपनी पुस्तक में द पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स में वर्णन किया हुआ है कि ब्रैगनिंग इन इंटरनेशनल क्रिस्टिस, इसमें सरल अंदाज में उसने वर्णन किया है कि सौदेबाजी की जो युक्ति मूलक सौदेबाजी में भेद करने का उसने बेहद ही प्रयास किया हुआ है और सरल सौदेबाजी में सामान्य सूचनाओं के आधार पर कुछ ले देकर समझौता जो होता है करने की इच्छा भी प्रस्तुत किया जाता है। युक्ति मूलक सौदेबाजी में
कूटनीति जो दावपेच होते हैं इसका सहारा लेते हुए जो सारपूर्ण तथ्य प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हो रहती है और इसके पीछे शक्ति के प्रबल तत्व भी बने होते हैं। सौदेबाजी का यह प्रकार जो होता है शक्ति के साथ वार्ता के विचार में वार्ता के जो विचार होते हैं इसमें बहुत ही निकट होता है। इस प्रकार सौदेबाजी हमेशा एक प्रकार का विशेष प्रयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर सौदेबाजी जो होता है इसका संप्रत्यय अभी पूर्णतः विकसित भी नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के जो सामान्य सिद्धांत है इसका भी अभी किसी विकास होना बाकी है। सौदेबाजी उपागम के रूप में अगर देखें तो इसके नैतिकता से कोई भी संबंध आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में को कई बार नैतिक दृष्टि से जांचना जो होता है यह आवश्यक बन जाता है और इस तरह के उपागम तभी महत्वपूर्ण बन जाते हैं जबकि गंभीर संकट की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है और जो संबद्ध पक्ष होते हैं इसके समाधान के प्रयोग से बचने में अपना एक पक्का दायित्व तो समझते हैं। और खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित जो परमाणु युद्ध की अनिश्चितता और अतिमारक क्षमता जो है इस युग में सौदेबाजी के सिद्धांत का सबसे ज्यादा महत्व बढ़ाते हुए नजर आया है। पुनः हम यहाँ पांचवें स्थितियों को समझते हैं कि संचार सिद्धांत। तो संचार सिद्धांत में यदि हम देखेंगे तो इसमें पाएंगे निश्चित रूप से कि आजकल जो राजनीति है, राजनीति विज्ञान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचार सिद्धांत जो है, इस संचार सिद्धांत में इसकी चर्चा प्रमुख रूप से देखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि यह सिद्धांत इस प्रकार से है कि संचार का संप्रेषण सिद्धांत का इसे कहा जाता है और प्रशासन जो होता है और राजनीति के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं, इसी की प्राप्ति करना, इसी के प्राप्ति के लिए संचालन और समायोजन की प्रक्रिया की उपयोगिता जो होती है कि उस अर्थ में देखता है जिसमें संचार वाहन की जो स्टार्टरिंग होता है के द्वारा अभिषिक्त लक्ष्य की ओर तेजी से दौड़ाया जा सकता है। प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ नॉर्बर्ट वीनर को संचार सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना जाता है। वीनर महोदय ने यहाँ पे वर्णन करते हुए बताए हैं, एक संदेश भी लिखा है जो संदेश सिद्धांत के रूप में यानी थ्योरी ऑफ मैसेज, यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि साइबरनेटिक्स तथा जो फीडबैक सिस्टम के रूप में इन्होंने लिखने का काम किया है। इसी के आधार पर संचार सिद्धांत का भी विकास किया है, क्योंकि संचार सिद्धांत जो है राजनीति का, अगर हम कहें कि राजनीति विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में अगर हम समझते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में अगर हम देखते हैं तो संचार सिद्धांत का लागू करने में का श्रेय यहाँ हार्वर्ड प्रोफेसर जो हम कार्ल डायच को कहें तो इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि से डायच की जो कृति है, जिस कृति में हम देखेंगे न्यू नर्वज ऑफ गवर्नमेंट का आप जिक्र देखेंगे तो उसमें आप निश्चित रूप से पाएंगे, क्योंकि विशिष्ट महत्व की यहाँ रचना इनके माध्यम से किया गया है। क्योंकि इसके अतिरिक्त अगर हम डायच की बात करते हैं, इनके शोध लेख में देखते हैं तो कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड जो डिवीजन सिस्टम है, तो इसमें हम पाएंगे कि जेम्स सी चार्ल्सवर्थ के द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्पोररी के रूप में हम पाएंगे कि पॉलिटिक्स एनालिसिस में प्रकाशित इन्होंने किया हुआ है। इस आधार पर उसके विचारों को विस्तार से यह स्पष्ट करता है और यहाँ संचार सिद्धांत निर्णयों के परिणामों में उतनी रुचि नहीं लेता है जितने उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में वह शायद साइबरनेटिक्स के रूप में यहाँ प्रतिरूप के अनुकूल ही होता है, क्योंकि उसमें भी लक्ष्य की अधिक महत्व संचालन और समायोजन की प्रक्रियाओं को दिया जाता है। फिर यहाँ कार्ल डायच संचार सिद्धांत की अपनी व्याख्या का आरंभ जो होता है, इस व्याख्या का आरंभ ही संचार अभियांत्रिकी और शक्ति जो अभियांत्रिकी है इसके माध्यम से अंतर बताने से करता है। डायच यहाँ अपने स्पष्ट लेखनी में ही वर्णन करते हैं कि शक्ति अनियंत्रित में परिवर्तन प्राय उसी अनुपात में किया जाता है, उसी अनुपात में होता है जिसमें शक्ति का उपयोग होता है। इसके विपरीत आप फिर देखेंगे कि संचार अभियांत्रिकी में थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग भी कभी कभी जो होता है संदेश के प्राप्तकर्ता की स्थिति में बहुत भारी परिवर्तन ले जाता है, और ऐसे परिवर्तन के आधार पर ऐसे परिवर्तन जो होते हैं प्रयोग में लाई गई शक्ति के अनुपात से अगर हम देखें तो सहस्त्रों गुना बड़ी होते हैं। संचार सिद्धांत का समस्त जो आधार होता है परिवर्तन पर ही है, परिवर्तन शक्ति के द्वारा ही लाया जाता है, परंतु यह प्राप्त सूचना जो होता है उस पर अमूल यानी उस प्राप्त सूचना पर अमल करने पर यह निर्भर रहता है। इसकी तुलना उस सूचना से ही की जा सकती है जो बंदूक की नली को विशिष्ट किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की, अगर हम कहें कि निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर मोड़ देने के लिए आवश्यक होती है, तो बंदूक का कुंदा जो होता है यहाँ दबाने में प्राय कुछ भी शक्ति नहीं लगती है। लेकिन अगर हम कहें यहाँ कि
जिस लक्ष्य की और बंदूक का निशाना होता है उस पर जोरदार प्रभाव भी पड़ता है। इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि संकेत को ले जाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। यह जानना उतना ही लाभदायक नहीं है जितना यह कि उसके उपयोग का परिणाम क्या निकला, यह जानना जरूरी है। संचार सिद्धांत यानी प्रशासन को अगर हम समझें तो संचार सिद्धांत में अगर प्रशासन के रूप में हम समझते हैं तो प्रशासन की जो विभिन्न सूचनाएं हैं, जैसे सूचना प्रवाहों के आधार पर निर्णय की एक व्यवस्था मानना जरूरी होता है। संचार सिद्धांत का आधार जो होता है 2 प्रकार के संकल्पनाओं पर ही टिका हुआ है। अगर हम प्रथम रूप में कहें तो प्रथम संकल्पना जिनका संबंध संचार का या संचालन करने वाली जो संरचना से है, और दूसरा कहें कि संकल्पनाएं तो वैसी संकल्पनाएं जिनका लक्ष्य जो होता है विभिन्न प्रकार के प्रवाहों और प्रक्रियाओं को समझने से है। पहले वर्ग में वे संरचनाएं आती है जिन्हें हम स्वागतकर्ता या स्वागत व्यवस्थाओं के नाम दे सकते हैं। दूसरे वर्ग में जिनका संबंध जो होता है सूचना प्रवाहों से होता है, जो अधिक महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि प्रवाह की इन संकल्पना के साथ अन्य जो यहाँ संकल्पनाएं होती है जैसे चैनल, भार और भारवाहिनी क्षमता, इन तमाम बातों से जुड़ी हुई होती है। डाइच महोदय का विचार आप देखेंगे, इसमें सूचना का माप तोल और उसकी जो गिनती है यह नहीं की जा सकती है, और भेजी गई जो सूचना होता है किस मात्रा में सही या विस्तृत रूप से प्राप्त की जा सकती है उसका अनुमान लगाने के लिए संप्रेषण सारणियों की उपलब्धि जो होता है, इस उपलब्धि यानी क्षमता अथवा मर्यादा का प्रेरणात्मक रूप से अध्ययन भी किया जा सकता है। इस संबंध में यह बात बिल्कुल जान पड़ता है कि डाइच पर विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र की पर किए गए जो गणित पर आधारित उच्च स्तरीय परिमापन का काफी प्रभाव पड़ा है। और डाइच के समूह जो हैं, यहाँ डाइच ने समूह और समाजों, राज्यों और यहाँ राजनीतिक समाजों और सभी प्रकार के संगठनों की संश्लिष्टता का मापन करने के लिए सूचना प्रवाह के अध्ययन की पद्धति का ही प्रयोग किया है। इस तरह से नकारात्मक प्रतिसंभरण को डाइच के संचार सिद्धांत की आत्मा ही माना जाता है। नकारात्मक प्रतिसंभरण में उसका अर्थ जो होता है उन प्रक्रियाओं से ही होता है जिनके माध्यम से निर्णय और क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले परिणामों की सूचना व्यवस्था में इस ढंग से प्रवेश करती है, और वह व्यवस्था जो होता है वो अप्रयास ही ऐसी दिशा में मोड़ देती है जो उसे संबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निकट ले जाने का काम करता है। संचार सिद्धांत की मूल मान्यता यही बनती है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रतिसंभरण का पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी होता है। एक अच्छी व्यवस्था की पहचान भी यही होती है कि वह सूचना जो है सूचना को अस्वीकृत रूप में और ठीक समय पर प्राप्त कर सके, और उसके आधार पर अपनी स्थिति जो है और व्यवहार है उसमें समय रहते आवश्यक और पर्याप्त परिवर्तन करने की स्थिति में आ सके। तो आज हम लोगों ने देखा यहाँ अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कथ्य आंशिक सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने 5 सिद्धांतों का जिक्र किया। तो इस तरह से हमने आज जो अध्याय 5 है इसको मैंने एक ही में समाविष्ट करने का कार्य किया ताकि आपको विशेष परेशानियां नहीं हो, अलग अलग इसके बिंदु होने की जरूरत नहीं हो। और वैसे विद्यार्थी जो मैं बार बार इस बात का दबाव दे रहा हूँ आप लोगों पे कि जो JRF और नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद ही जरूरी है, और जो वर्ग व्यवस्था में अर्थात BA पार्ट 2 में है उनके लिए तो खैर यह है ही। अगर BA पार्ट 2 में है तो आप इसे गहराई से अध्ययन करें, आपके आने वाले भविष्य में यह बहुत ही कारगर हो सकता है, इसलिए इस पर आप नजर रखें और गहराई से इसका अध्ययन करें। और आज हम लोगों का यह अध्याय समाप्त होता है। आप सभी से एक बार मैं पुनः अलविदा, और आप सभी को एक बार धन्यवाद।